कभी सोचा है कि नदी स्त्रीलिंग क्यों है पर सागर पुल्लिंग? या फिर देवता शब्द को लीजिए। हाँ, देवता वाला उदाहरण तो बहुत दिलचस्प है ना? संस्कृत में ये शब्द स्त्रीलिंग था, लेकिन आज हिंदी में हम कहते हैं देवता प्रसन्न हुए, मतलब पुल्लिंग। जी। तो आखिर हिंदी के शब्दों का लिंग तय कैसे होता है? क्या इसके पीछे सिर्फ रटे रटाए नियम है या फिर भाषा में कोई गहरी कहानी छिपी है? यही सवाल आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। हमारे सामने हिंदी व्याकरण पर आधारित कुछ दिलचस्प स्रोत हैं और आज हम इन्हीं के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये कि शब्दों का लिंग सिर्फ व्याकरण का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और समाज को देखने के नजरिए का भी एक आईना है। तो चलिए व्याकरण की किताबों से थोड़ा आगे बढ़कर इस पहेली को सुलझाते हैं। शुरुआत एक बहुत ही आम सवाल से करते हैं जिसे लेकर अक्सर लोग उलझन में रहते हैं। जी। हमें पता है कि ज्यादातर नदियां स्त्रीलिंग होती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। लेकिन फिर भारत की सबसे विशाल नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग क्यों है? ये एक बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि नियम हमेशा उतने सीधे नहीं होते जितना लगते हैं। देखिए, हम सब ने स्कूल में लिंग पहचानने के कुछ आसान तरीके सीखे हैं। हाँ, वो मेरा या मेरी लगाकर देखना। जी, या अच्छा या अच्छी लगा कर देखना, जैसे मेरा घर, मेरी गाड़ी, ये तरीके काम करते हैं, पर ये सिर्फ सतह है। बिल्कुल, ये तो बस शुरुआती कदम है। असली मजा तो तब आता है जब ये नियम काम करना बंद कर देते हैं। जैसा कि ब्रह्मपुत्र के मामले में हुआ। हाँ, सही कहा। जहां गंगा, यमुना, गोदावरी जैसी ज्यादातर नदियां स्त्रीलिंग हैं, वहीं ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन, ये 3 प्रमुख नदियां अपवाद हैं। इन्हें पुल्लिंग माना जाता है। लेकिन क्यों? इसका कोई साफ कारण है? देखें, स्रोत इस क्यों का कोई एक ठोस जवाब नहीं देते, लेकिन इशारे जरूर करते हैं। कुछ भाषाविदों का मानना है कि इन नदियों के नाम, उनका विशाल आकार और शायद उनसे जुड़ी पौराणिक कथाएं इनके लिंग निर्धारण में भूमिका निभाती हैं। अच्छा। जैसे ब्रह्मपुत्र का शाब्दिक अर्थ ही है ब्रह्मा का पुत्र। अरे वाह! तो नाम में ही उसका लिंग छिपा हुआ है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जी, मतलब भाषा के नियमों के पीछे एक सांस्कृतिक और पौराणिक तर्क भी काम कर रहा है। और ये सिर्फ नदियों तक ही सीमित नहीं होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ सामान्य श्रेणियां हैं जो ज्यादातर काम करती हैं, जैसे देशों के नाम, पर्वतों के नाम, महीनों और दिनों के नाम, अनाज और बड़े पेड़, ये सब आमतौर पर पुल्लिंग होते हैं। भारत, हिमालय, चैत्र, सोमवार, गेहूं, आम। एकदम सही। और दूसरी तरफ भाषाएं, लिपियां, बोलियां और तिथियां, ये सब स्त्रीलिंग होती हैं। हिंदी, देवनागरी, भोजपुरी, पूर्णिमा। लेकिन असली कहानी, जैसा आपने कहा, इन नियमों के टूटने पर ही सामने आती है। नदियों की तरह ही जानवरों की दुनिया में भी कुछ बहुत अजीब नियम हैं। मुझे याद है मैं बचपन में सोचती थी कि कौवा का स्त्रीलिंग कौई क्यों नहीं होता। यह एक बहुत ही आम सवाल है और इसका जवाब हमें लिंग निर्धारण के एक और दिलचस्प पहलू की ओर ले जाता है। वो क्या है? कई जानवरों, पक्षियों और कीड़ों के नाम का अपना एक निश्चित लिंग होता है जिसे बदला नहीं जा सकता। अच्छा। ऐसे में अगर हमें उनके विपरीत लिंग के बारे में बताना हो तो हम शब्द के आगे नर या मादा जोड़ देते हैं। तो कौवा हमेशा पुल्लिंग ही रहेगा और उसके स्त्रीलिंग रूप के लिए हमें मादा कौवा कहना पड़ेगा। एकदम सही। इसी तरह मच्छर शब्द हमेशा पुल्लिंग होता है। अगर आपको किसी को ये बताना हो कि आपको एक फीमेल मॉस्किटो ने काटा है, तो आपको कहना होगा मादा मच्छर ने काटा। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है? हाँ, बिल्कुल। तितली शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होता है, तो उसके पुरुष रूप के लिए हम नर तितली कहेंगे। मतलब खरगोश, चीता, भालू, तोता, मछली, कोयल, मकड़ी, छिपकली, इन सब पर यही नियम लागू होता है। जी, इन जैसे अनगिनत जीवों पर। ये शेर से शेरनी, हाथी से हथिनी या मोर से मोरनी बनने वाले पैटर्न से कितना अलग है। तो भाषा ने कुछ जानवरों के लिए जोड़े बनाए और कुछ को अकेला छोड़ दिया। एक तरह से कह सकते हैं। और फिर एक और श्रेणी है जो इससे भी ज्यादा हैरान करती है, वे शब्द जिनका सिर्फ एक ही लिंग होता है और दूसरा रूप होता ही नहीं, जैसे संतान। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। हम हमेशा कहते हैं संतान होती है, भले ही उस संतान में लड़के हों या लड़कियां। मतलब शब्द का लिंग उस व्यक्ति के जैविक लिंग पर निर्भर नहीं करता। बिल्कुल। और शायद इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है पुलिस शब्द। वाह। मतलब अगर किसी पुलिस फोर्स में सिर्फ पुरुष ही क्यों ना हो, तब भी हम यही कहेंगे कि पुलिस आ गई है, ना कि पुलिस आ गया है। बिल्कुल।
पुलिस शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रहता है। यही बात सरकार, फौज और सेना जैसे शब्दों पर भी लागू होती है। सरकार गिर गई, सेना आगे बढ़ रही है। जी, इन शब्दों का लिंग उनमें मौजूद लोगों के लिंग से पूरी तरह आजाद है। ये दिखाता है कि भाषा में कुछ अवधारणाओं को एक निश्चित लिंग से जोड़ दिया गया है। ये पुलिस और सरकार वाले उदाहरण मुझे एक अलग ही दिशा में सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। किस तरह से? इन शब्दों में एक तरह की शक्ति, एक अथॉरिटी है, और ये सभी स्त्रीलिंग है। हमारे स्रोतों में इसी बात को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा विवादास्पद सिद्धांत भी रखा गया है। जी, यहाँ व्याकरण की चर्चा समाजशास्त्र से जुड़ जाती है। स्रोत ये तर्क देते हैं कि हिंदी में शक्ति या ताकत दर्शाने वाले कई प्रमुख शब्द स्त्रीलिंग हैं। और इसको मजबूती देने के लिए प्रकृति का उदाहरण दिया गया है, है ना? हाँ, जैसे हाथियों के झुंड का नेतृत्व हमेशा सबसे अनुभवी हथनी करती है, नर हाथी नहीं। और मधुमक्खियों का छत्ता रानी मक्खी के नियंत्रण में चलता है। बिल्कुल। तो ये सिद्धांत कहता है कि शायद ये हमारी भाषा में किसी पुरानी मात्र सत्तात्मक व्यवस्था की धुंधली सी याद है। ये सुनने में तो बहुत आकर्षक है, पर क्या ये हर जगह लागू होता है? क्योंकि अगर हम सोचें तो बल, साहस, पराक्रम, अधिकार, ये सभी शब्द ताकत दिखाते हैं, लेकिन ये सब तो पुल्लिंग है। ये बहुत अच्छा सवाल है। तो इस विरोधाभास के बारे में स्रोत में कुछ है क्या? जी, ये दिखाता है कि भाषा कितनी जटिल है। स्रोत ये दावा नहीं करता कि ये एक सार्वभौमिक नियम है, बल्कि एक पैटर्न की ओर इशारा करता है। ये सच है कि बल और पराक्रम पुल्लिंग है, लेकिन शक्ति और सत्ता स्त्रीलिंग है। तो ये मिला जुला है। हाँ, लेकिन ये सिद्धांत हमें एक अलग नजरिए से सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक कंडीशनिंग तक ले जाता है। मर्द को दर्द नहीं होता वाली बात। हाँ, वही। स्रोत का तर्क है कि हमारा समाज लड़कों को बचपन से अपनी भावनाएं दबाना सिखाता है, उन्हें रोने नहीं देता। लड़कियों की तरह मत रो जैसी बातें कहकर। जी, उनकी भावनाओं को कमजोरी की तरह पेश किया जाता है। वहीं दूसरी ओर लड़कियों को आत्मनिर्भर न बनकर किसी पुरुष, पिता, भाई, पति या बेटे पर निर्भर रहना सिखाया जाता है। स्रोत का कहना है कि ये कंडीशनिंग इतनी गहरी है कि जैविक रूप से ज्यादा मजबूत होने के बावजूद महिलाएं खुद को कमजोर और पुरुषों को अपनी जरूरत मानने लगती हैं। और पुरुष अपनी भावनाओं को दबाते दबाते दिल की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। मतलब भाषा के लिंग की चर्चा समाज में लिंग आधारित भूमिकाओं के विश्लेषण तक पहुंच गई। ये सच में एक गहरी पड़ताल है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि व्याकरण सिर्फ नियमों का ढांचा नहीं है, वो हमारे समाज के ताने बाने को भी दर्शाता है। ये समाज वाली बात तो बहुत गहरी है, लेकिन वापस व्याकरण की ठोस दुनिया में आते हैं। अगर किसी को अपनी हिंदी सुधारनी हो तो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के कुछ ठोस तरीके भी तो होंगे। हाँ, प्रत्यय यानी सफिक्सेस की बात करते हैं। जी, यहाँ भाषा ज्यादा नियमबद्ध तरीके से काम करती है। कई ऐसे प्रत्यय हैं जिन्हें पुल्लिंग शब्द के अंत में जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है, जैसे आनी प्रत्यय। सेठ से सेठानी, देवर से देवरानी, नौकर से नौकरानी। बिल्कुल। और एक ईका प्रत्यय भी है, लेखक से लेखिका, गायक से गायिका, नायक से नायिका। ये काफी आम है। जी। इसी तरह वती प्रत्यय है, जो वाण में खत्म होने वाले शब्दों में लगता है। बलवान से बलवती, भगवान से भगवती, गुणवान से गुणवती। और इन प्रत्यय भी है ना? धोबी से धोबिन, माली से मालिन। हाँ, सुनार से सुनारिन। फिर नी प्रत्यय भी है, जैसे मोर से मोरनी, शेर से शेरनी, जाट से जाटनी। ये पैटर्न भाषा को एक संरचना देते हैं। इन सब में से मुझे वो गुरु वाला उदाहरण सबसे अनोखा लगा। हाँ, वो वाकई बहुत दिलचस्प है। स्रोत जोर देकर कहता है कि गुरु का स्त्रीलिंग गुरुवानी होता है। गुरु माता नहीं। हाँ, गुरु माता नहीं। और ज्यादातर लोग तो शायद मतलब गुरु माता ही समझते होंगे। इन दोनों में क्या फर्क है? ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है, जो दिखाता है कि भाषा कितनी सटीक हो सकती है। अच्छा। गुरु माता का अर्थ है गुरु की पत्नी। उनका खुद एक गुरु या शिक्षिका होना जरूरी नहीं है, ये एक संबंध को दर्शाता है। ठीक है। लेकिन गुरुआणी शब्द का विशेष रूप से अर्थ है एक महिला गुरु या एक महिला शिक्षिका। ये उनके अपने पद और ज्ञान को मान्यता देता है, ना कि उनके पति के जरिए मिली पहचान को। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। मतलब गुरुवाणी एक स्वतंत्र पहचान है, जबकि गुरु माता एक रिश्ते पर आधारित पहचान। बिल्कुल। भाषा ने इन दोनों भूमिकाओं के लिए अलग अलग शब्द बनाए हैं। ये सच में कमाल है। हाँ,
ये भाषा की सटीकता का बेहतरीन नमूना है। भाषा की ये सटीकता तो कमाल की है और यह समय के साथ बदलती भी रहती है ना। मुझे एक और बहुत ही आकर्षक बात पता चली कि संस्कृत से हिंदी तक के सफर में कुछ शब्दों ने अपना लिंग ही बदल लिया। जैसे वो अपना पासपोर्ट बदलकर किसी नए देश में बस गए हो। ये तुलना बहुत अच्छी है और ये सच है। भाषा के विकास को समझने के लिए ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। कैसे? संस्कृत में 3 लिंग होते थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, न्यूटोजेंडा। जी। लेकिन जब हिंदी विकसित हुई तो उसने नपुंसक लिंग को खत्म कर दिया और उन सभी शब्दों को या तो पुल्लिंग में शामिल कर लिया या स्त्रीलिंग में। तो इस बदलाव की प्रक्रिया में काफी उथल-पुथल हुई होगी? कुछ शब्द यहाँ से वहाँ चले गए होंगे? जी बिल्कुल, और इसके कुछ उदाहरण बहुत ही हैरान करने वाले हैं। जैसे आत्मा शब्द को लीजिए। संस्कृत में आत्मन शब्द पुल्लिंग था। पुल्लिंग था, पर हिंदी में तो? हिंदी में आत्मा स्त्रीलिंग है। हम कहते हैं मेरी आत्मा या आत्मा भटक रही है। सही बात है। इसी तरह देह शब्द। देह भी? संस्कृत में पुल्लिंग था, पर हिंदी में स्त्रीलिंग है, उसकी देह। और इसका उल्टा भी हुआ। जैसा हमने शुरू में बात की थी, देवता शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग था, लेकिन हिंदी में आकर पुल्लिंग बन गया। जी, हम कहते हैं देवता प्रसन्न हुए, न कि देवता प्रसन्न हुई। ये तो ऐसा है जैसे किसी शब्द की पूरी पहचान ही बदल गई हो। और सिर्फ यही नहीं, संस्कृत के कई नपुंसक लिंग शब्द हिंदी में आकर स्त्रीलिंग बन गए। हाँ, जैसे वस्तु और आयु। संस्कृत में ये दोनों नपुंसक लिंग थे, पर हिंदी में हम कहते हैं यह वस्तु अच्छी है या आपकी आयु कितनी है। ये दोनों स्त्रीलिंग हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि भाषा कोई पत्थर की लकीर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक जीवित चीज की तरह है जो अपने बोलने वालों की जरूरतों, समाज और समय के साथ खुद को बदलती और विकसित करती है। तो हमने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पहुँच गए? हमने व्याकरण के साधारण नियमों से शुरुआत की, फिर ब्रह्मपुत्र के पुल्लिंग होने की पहेली को देखा, मादा कौआ और नर तितली की दुनिया में गए, और वहां से होते हुए मात्र सत्तात्मक समाजों और मर्द को दर्द नहीं होता जैसी कहावतों तक पहुंच गए। और अंत में हमने देखा कि कैसे शब्द समय के साथ अपना लिंग तक बदल लेते हैं। ये सब यही दिखाता है कि व्याकरण सिर्फ सूखे नियमों का एक समूह नहीं है, एक जिंदा दस्तावेज है। हाँ, एक जिंदा दस्तावेज जिसमें हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति और दुनिया को देखने का हमारा नजरिया दर्ज है। ब्रह्मपुत्र का पुल्लिंग होना या गुरु का स्त्रीलिंग गुरुवानी होना, ये सब भाषा की उन परतों को खोलते हैं जो पहली नजर में दिखाई नहीं देती। तो अगली बार जब कोई ये याद करने की कोशिश कर रहा हो कि कोई शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो वो सिर्फ एक नियम नहीं रट रहा है, बल्कि सदियों के सांस्कृतिक इतिहास के साथ संवाद कर रहा है। हर शब्द के पीछे एक कहानी छिपी है। बिल्कुल सही। चलिए आज की इस गहरी चर्चा को एक और मजेदार पहेली के साथ खत्म करते हैं। एक शब्द है हार। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। अगर हम कहें मेरा हार, तो ये पुल्लिंग है और इसका मतलब है गले में पहनने वाला नेकलेस। जी। लेकिन अगर हम कहें मेरी हार, तो ये स्त्रीलिंग है और इसका मतलब है पराजय या डिफीट। एक ही शब्द पर लिंग बदलते ही मतलब जमीन आसमान का। बिल्कुल। तो हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली ये बात है कि हिंदी में ऐसे और कौन से शब्द हो सकते हैं जिनकी दुनिया उनका लिंग बदलते ही पूरी तरह बदल जाती है।